सुधांशु जी देखिए, ये सच है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा था उस पर कई ऐसे नेता थे पड़ोसी देशों के और विश्व के जो कि साथी बनने का दम भरते हैं, लेकिन किसी ने इस तरह से मैसेज संदेश नहीं दिया जैसा एक्स पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि चूंकि चुनावी वक्त था, उनको यहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनका समर्थन चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि ये बोलना ही अपने आप में मायने रखता है जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ रहे हैं। एक प्रतिक्रिया आपकी इस पर। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सर, ये सबको पता है, मतलब उनके दोस्तों को भी पता है, उनके दुश्मनों को भी पता है, उनके समर्थकों को भी पता है, उनके विरोधियों को भी पता है कि वो इम्पल्सिव हैं। कई बार वो क्षणिक होकर फैसले ले लेते हैं जो कि एक पूरे मुल्क के भविष्य को प्रभावित करते हैं। वो जो उनकी क्षणिकता है या जो उनका कई लोग ये मानते हैं कि वो बहुत इम्पल्सिव होकर फैसले लेते हैं, वो कितना मतलब टू वॉच आउट चीज होगा, क्योंकि दुश्मनी नहीं, दोस्त भी उनके इस बिहेवियर से, इस रवैये से कई बार थोड़ा सहम के रहते हैं। देखिए, उनका अपना एक अलग स्टाइल है कार्य करने का। और जो आपने बांग्लादेशी हिंदुओं की बात कही, तो यदि ये माना जाए कि उनको चुनाव के समय इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के प्रभावकता का प्रमाण है। सेकेंड थिंग, 2016 के इलेक्शन में याद करिए, ट्रंप ने यह कहा था कि मैं रिपब्लिकन इंडियन कोलिशन में आने से मना कर दिया था, वो रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में आए थे। ये जाके ध्यान देने वाली बात है। 2016 ही केम इन रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन। और अंजना जी, जिस दिन रिजल्ट आया 4 नवंबर को, उस समय मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली में एमपीज के डेलीगेशन में। रिजल्ट जिस दिन आने वाला था, एक दिन पहले की शाम को, टाइम स्क्वायर के ऊपर क्या शाउटिंग मैच चल रहा था। एक तरफ प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर और दूसरी तरफ एंटी पैलेस्टीन वाले। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अब कुछ देर में कहीं मारपीट ना शुरू हो जाए। मगर अगले दिन एकदम साइलेंस रिजल्ट आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के सिस्टम में प्रो पैलेस्टीनियंस इतना ज्यादा चले गए थे, मुझे भी महसूस हुआ 2022 में 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में गया। मतलब किसी को अदरवाइज ना लगे, जैसे हमारे यहाँ जेएनयू और कुछ यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगा ये तो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज ऐसी होती चली जा रही है, शायद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं देख रहा था। यहां मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से ट्रंप उस मामले में काफी टफ हो सकते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है और भारत की इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली बात है जो सुशांत सलीम जी ने कही, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने को बहुत संतुलित ढंग से कूटनीतिक परिस्थितियों में स्थापित किया है। हम एकमात्र गैर नाटो कंट्री हैं जिसको अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रशिया से S-400 एंटी मिसाइल ले रहे हैं और रशिया हमको S-400 एंटी मिसाइल दे रहा है, जबकि हम क्वाड के भी हिस्से हैं। तो यह दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे ढंग से अपना संतुलन स्थापित किया है। और एक और बात आप समझिए, आज मोदी जी की स्वीकार्यता जो है विश्व के नेताओं में, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो एक उपयोगिता हो सकती है, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, बहुत सर्वशक्तिशाली है, परंतु जो एक जिसे कहते हैं ना वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप बनाने में ये एक भूमिका हो सकती है। हाँ, मगर जो मैन्युफैक्चरिंग की बात वो कह रहे हैं, इसमें एक फैक्ट ध्यान देने योग्य है। पिछला वर्ष अगर आपने ध्यान दिया हो तो अमेरिका का ये पहला साल था जब सोशल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई। यानी अब अमेरिका में आधी पॉपुलेशन सिर्फ काम कर रही है और आधी उस पर डिपेंडेंट है। अभी जो वोकिज्म का कल्चर और ये सब आया ना कि हम शादी नहीं करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, तो वहां पर बुजुर्ग पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है। तो आने वाले डिकेड्स में ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी का राइज लीनियर नहीं होगा, इट मे बी एक्सपोनेंशियल। तो इस परिस्थिति में वो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना पाएंगे अमेरिका को, आने वाले वर्षों में ये एक चुनौती होगी। इसलिए इस परिस्थिति में भारत उनके लिए एक बहुत उपयोगी और प्रभावी विकल्प हो सकता है। और यह भी याद रखने की जरूरत है, उसके सोशल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इतने आने वाले हैं कि जब रीगन के जमाने में यह पॉलिसी आई थी 82 में, तो मिल्टन फ्रीडमैन का दिया गया बयान है, डोंट नेशनलाइज द फैमिलीज, इसके बड़े भीषण परिणाम होंगे। और यहां एक और फैक्ट की बात है, जिस ढंग से वहां के युवाओं को ग्रिप कर लिया था वोकिज्म में, ऐसी बात सुनने में आती है कि एलन मस्क की डॉटर
जो ट्रांसजेंडर होने के बाद उसने जिस ढंग की बात कही, ये भी एक जिसे कहते हैं दिल पे लेने वाली बात एलन मस्क के लिए हो गई कि जिसकी वजह से वो एकदम खुलकर ट्रंप और इस विचारधारा के अगेंस्ट में हो गए। तो जो लोग कहते हैं ना अमेरिका के कल्चर के लिए चुनौती है, तो अमेरिका के कल्चर के लिए चुनौती बन चुकी थी। क्या अल्ट्रा मेटीरियलिज्म और अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म उन्हें सही दिशा में ले जा रहा था? इतना पैसा रुपया होने के बाद फायरिंग क्यों हो रही थी स्कूलों में? तो यह भी देखना होगा कि अमेरिका की सोसाइटी, उसका थॉट प्रोसेस और कल्चर ये किस दिशा में ले जाता है। इस मामले में भी ये अगले 4 साल बहुत निर्णायक होंगे, और मैं पुनः कहूंगा, किसी को अन्यथा लग सकता है, इसमें भी भारत उनको एक नई दिशा देने में सफल हो सकता है। जो भारतीय संस्कृति का एक सॉफ्ट इंपैक्ट है, सॉफ्ट पावर है, वो आप देखिए। जैसे मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा, आज से 24-25 साल पहले जब हम पहली बार अमेरिका गए थे, तब वहां वेज बर्गर जैसी कोई चीजें नहीं होती थी। आज वेगन भी हैं लोग बड़ी संख्या में। योगा को प्रैक्टिस करने वाले लोग कितनी संख्या में बढ़े हुए हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग कितनी संख्या में बढ़े हुए हैं। तो मुझे लगता है या जिसको आप सो कॉल्ड अमेरिकन लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसके लिए भी एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड आने वाला है। उस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। उसमें भी भारत और मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है। सुशांत जी, मुझे कई अलग अलग लोगों से, चूंकि भारतीय समुदाय के लोगों से भी मैं यहाँ बातचीत कर रही हूँ, तो मैंने उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनसे ये पूछा कि क्या इस तरह के कंसर्न्स आप लोगों के मन में है। तो उनमें से ज्यादातर ये मान रहे थे कि वीजा को लेकर कंसर्न हो या इस तरह की बात हो, ये सब चुनावी थी। उन्हें भी पता है, उनके बड़े बड़े जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भारतीय हैं, और वो भारतीयों के खिलाफ यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला लेने वाले नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उनके पिछले कार्यकाल में ये कोशिशें हो रही थी कि कैसे H1B वीजा को किसी तरह से डिस्करेज किया जाए। यानी जो कंपनीज हैं उनको कहा जा रहा था कि आप सामान्य तौर पर माना जाता है कि कम वेज पे, कम पैसे पे लोग उसमें काम करने आ जाते हैं, तो आप वेजेस बराबर कीजिए ताकि कंपनियों को एक डेटरेंस मिले, और वो मतलब डिस्करेज करने का मतलब बहुत ज़्यादा H1B की तरफ कंपनियां ना बढ़े, या फिर H1B वीजा जो फीस है उसको बढ़ाने की बात हो रही थी। ऐसे में एक तरफ है वो पोजिशनिंग जो वो लेते भी हैं, ये अमेरिकियों को बताने के लिए कि आपकी नौकरियां हम आपके लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो सच्चाइयां हैं जो वो जानते हैं कि इस तरह का स्किल्ड लेबर, जो उनको स्किल्ड वर्कफोर्स जो उनको मिलता है इंडिया से, वो यहाँ के विकास में कितना बड़ा योगदान देता है, और वो उन कंपनीज के लिए इंडिस्पेंसेबल पोजीशन है। तो ऐसे में इन सबको बैलेंस आउट होता हुआ आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल अंजना उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक तो बैलेंस आउट उनको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल उस पर इतना प्रेशर पड़ चुका है कि उसको बैलेंस करना अब अनिवार्य हो गया उनके लिए। अब सिर्फ उसका बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, उसका मिसयूज भी हुआ है, हम माने ना माने, लेकिन H1B वीजा का मिसयूज भी काफी हुआ है, और शायद वो मिसयूज अगर बंद हो जाएगा तो क्वालिफाइड लोग जाएंगे। अब ट्रम्प साहब के खुद के कुछ बयान हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, जो भारतीय स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आते हैं यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए, और अगर वो अमेरिकी सिस्टम से आए हुए हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्यों इनको डिनाई करें और क्यों इनको वापस भेजें, क्यों ना हम इनका इस्तेमाल करें। ये इस तरीके के बयान भी आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल उसमें कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, थोड़ी सी डिसरप्शन भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी नहीं होगी कि सारे के सारे हिंदुस्तानियों को वो वापस भेज देंगे। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जहां पर जब मैं चुनौती की बात करता हूं ना, मुझे और क्योंकि गौरव ने भी ये बात की थी, तो मैं इसलिए उस इशू को ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए, हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी मंडी है, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका के लिए वो बड़ी अट्रैक्टिव है। दूसरी तरफ हम अपनी मार्केट को बंद करते जा रहे हैं। काफी हद तक हमने टैरिफ्स इस तरीके के लगाए हुए हैं जहां पर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो हमारे को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कहां पर हम समझौता कर पाएंगे। तीसरी चीज जो सुधांशु जी ने कही मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, एक लिहाज से उनकी बात ठीक है, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका वापस नहीं जा सकती, लेकिन क्या वो मैन्युफैक्चरिंग भारत आएगी? कुछ आई है, लेकिन क्या उस मात्रा में आई है जिस मात्रा में आनी चाहिए थी? अगर हम और बिल्कुल एक निष्पक्ष वो करें जो वियतनाम ने किया है, जो कुछ और छोटे देशों ने किया है, किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित किया है, किस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया मैन्युफैक्चरिंग को, हम यहां कर ही नहीं सकते। हमने अभी तक अपना इंस्पेक्टर राज नहीं खत्म किया। आज भी आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं भारत में, तो 50 इंस्पेक्टर आके आपसे हफ्ता लेता है। 50,
चाहे वो एनवायरनमेंट के इशू पे हो, चाहे वो फायर के इशू पे हो, चाहे अब यू नेम द इशू, सबका हफ्ता बंधा हुआ। वो हमने आज तक नहीं बंद किया, उस पर कोई पारदर्शिता नहीं आई। हमने आज तक अपने कानूनों में वो जो जितने सुधार करने चाहिए थे वो नहीं किए। अब जब मोदी जी के पास ये बात जाती है तो वो बोलते हैं हाँ यार ये करो, इसको जरूर करो, लेकिन वो होता ही नहीं है। नीचे जो कुछ मंत्रीगण हैं इनके, वो करते ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो होने ही नहीं देती कुछ। अब अगर आप ये मैन्युफैक्चरिंग को नहीं आने देंगे या उस पर अड़ंगा लगाते रहेंगे, जमीन की कीमतें आपने आसमान पे पहुंचा दी हैं, जमीन लेना दुश्वार हो गया किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। फिर आप बोलते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग हम लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे आप? लॉजिस्टिक लाइंस आपकी जो है वही ठीक नहीं है आपकी। हमने जो जीएसटी के साथ किया है कि हर चीज में अगर बर्फी के ऊपर वर्क लगी हुई है तो इतना, बर्फी के ऊपर बर्फ पिसता है तो इतना, बर्फी सादी है तो इतना, दुनिया भर में नहीं होता ये, हमने यहां पर कर दिया। क्यों किया है? इसका क्या सेंस बनता है? आज तक नहीं किसी को समझ आया कि जी चीनी बढ़ती है इसलिए हम जीएसटी ज्यादा लगाएंगे। अब हम ये जब सुधार, बेसिक सुधार नहीं करेंगे और फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है एक आकर्षण है भारत का, लोग फिर भी आएंगे भारत, लेकिन जिस स्पीड से, जिस गति से भारत को विकसित होना चाहिए, जिस गति से भारत के अंदर इंडस्ट्री आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, भारत के अंदर उद्योग लगने चाहिए, भारत का जो युवा है वो क्यों अमेरिका जाए, वो क्यों ना उसको यहां पर नौकरी मिले, वो क्यों कनाडा में जाके धक्के खाए, वो क्यों ना वो भारत में काम करे, क्यों ना उसको वही सारी सुविधाएं भारत में मिले। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम, ठीक है कुछ ना कुछ तो होते रहेगा और हम तरक्की भी करते रहेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से हमारे को तरक्की करनी चाहिए हम कभी नहीं कर पाएंगे। जब वो ये कहते हैं कि मैं पूरे अमेरिका को पुरानी ताकतवर एक देना चाहता हूँ, ताकतवर मुल्क बनाना चाहता हूँ, तो उसमें कनाडा को वो कहते हैं 51वां राज्य बन जाए, गवर्नर बन जाए, जस्टिन ट्रूडो हालांकि वो शटआउट करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ग्रीनलैंड की बात करते हैं। तो ये जो उनकी जो विस्तारवादी नीति दिखाई दे रही है, इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि वो कई बार अनरियल चीजें कहते हैं, लेकिन फिर लोग ये भी मानते हैं कि कई बार वो अनरियल चीजें करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो जो इंडियन कम्युनिटी है, आप लोग हैं, आप उनकी इन बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, there are few things that I want to point out here. एक तो जो कनाडा ग्रीनलैंड के बारे में बात हो रही है, पैनामा की बात हो रही है, रीनेमिंग ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको की बात हो रही है, एक्सेट्रा। ये मैं पर्सनली ये बात मैंने पहले कही है, तो मैं रिपीट करूंगी यहाँ पे। ये जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा मुझे दिख रहा है, कि मुझे लगता है कि जो अदर टॉप नेशंस आर देयर, जो कॉम्पिटिटिव नेशंस हैं, चाइना हो, रशिया हो, वो लोग थोड़ी बैठे रहेंगे। तो फिर रशिया कहेंगे कि हम लोग क्यूबा ले लेंगे, और चाइना कहेंगे हम लोग ताइवान क्या, हम लोग तिब्बत क्या, सब कुछ ले लेंगे। अब इंडिया क्या करेंगे? इंडिया बोलेंगे हम लोग बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब ले लेंगे। रीजन ये बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी। तो मुझे ये जोकिंग जैसा लगा है, बट एट द सेम टाइम कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। बट एट द सेम टाइम इट्स काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ गिविंग ए सेंस दैट अब मैं टेकिंग अ पावर, सो कनाडा को 51st स्टेट बना के ट्रूडो को थोड़ा सा इंसल्ट हो गया इन जनरल स्पीकिंग। मुझे नहीं लगता ये होगा इन प्रैक्टिकल पॉइंट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप की एक जो पर्सनैलिटी है, जो वर्किंग स्टाइल है, जो ट्वीट स्टाइल है और ट्रूथ स्टाइल है, आप उनको देखोगे कि right at this point of time he is a very free man. Of course he says things certain at times that we don't understand in terms of executability, but मुझे लगता है कि हम इनका जो बात है इनको लाइटली लेना भी नहीं चाहिए, कि इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत गहरा हो सकता है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रणीत मार्कोदे जी, जो कि प्रमीत मार्कोदे प्रेसिडेंट है ग्लोबल सिटीजन्स फ्रॉम यूएसए के फोरम, आप कह सकते हैं भारतीयों के ऑर्गेनाइजेशन के, और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर दया प्रसाद कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर हैं आरोग्य सेना के। तो बहुत स्वागत है आपका भी। इंडियन कम्युनिटी क्या सोच रही है, सुधांशु जी जरा इनसे सुना जाए कि जो भारतीय समुदाय यहाँ पर रहता है वो किस तरह से इसको देखता है। तो आप माइक पकड़िए और प्रमीत जी बताइए कि मतलब जो आप लोग हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से देख रहे हैं? उनके समर्थकों का तो हम देख रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट बियॉन्ड है, लेकिन जो वो पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति के तौर पर थे और इस बार जो वो है, आपको क्या समान दिखता है, क्या अलग दिखता है? इस बार देखेंगे तो एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी
that President Trump is going to focus on America first. So उसकी वजह से कुछ challenges तो इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, बट ओवरऑल जो एक जबरदस्त जो एक इक्वेशन पिछले कई सालों से बनी हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उसकी वजह से भारत को फायदा भी बहुत होगा। और दोनों ही देश ये जानते हैं कि द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज चाइना, सो टू हैंडल चाइना बोथ द कंट्रीज हैज टू वर्क टुगेदर। लेकिन चीन को लेकर मतलब ये माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत जा सकते हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वो चीन भी जा सकते हैं। अब चीन को लेकर जो वो दरवाजे खोल रहे हैं, देखिए पिछली बार से इस बार में ये बात अलग है। देखिए ये देखें, देयर आर द शॉर्ट टर्म डायनामिक्स कि वो पहले भारत जाए या पहले चाइना जाए, निश्चित रूप से इसका भी महत्व है। बट इन द लॉन्ग टर्म, इन द नेक्स्ट 4 years की जो पॉलिसी आप देखेंगे, बोथ द नेशंस एंड बोथ द लीडर्स आर गोइंग टू एक्सट्रीमली वर्क वेरी क्लोज। दोनों बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। आप देखेंगे क्वाड इनिशिएटिव एक अलग मुकाम पर जाएगा, जिसमें नॉट ओनली अमेरिका, इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया और जापान भी बड़े मिलकर साथ में काम करेंगे। और निश्चित रूप से भारत के और चाइना के जो संबंध है उसको देखते हुए दोनों ही देश बड़े स्ट्रेटेजिक मूव करेंगे, जिससे भारत को लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा होगा। और जो आपने एक प्रश्न पूछा कि हिंदू कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी में एक जबरदस्त जोश है, जैसा पिछले 3 महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के लिए, हिंदुओं के लिए और बांग्लादेशी में जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए जो बोला उसी था। पे मैं एक कमेंट इनसे चाह रही थी कि आप बताएं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अपराध हो रहा था उसके खिलाफ बोला, तो एक बहुत जोश था लोगों में। आप लोग कैसे उसे देख रहे हैं? और आपने बड़ा अच्छा ये आज ब्रोच भी पहना है भारत और अमेरिका के फ्लैग का। लीजिए। जो भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण है वो बदल चुका है और बदल रहा है जल्दी, क्योंकि जो आपने देखा है कैबिनेट में कैश पटेल हैं, विवेक रामास्वामी है, FBI के हेड विवेक स्वामी है, उधर तुलसी गबार्ड है, जो इंडियन डायस्पोरा के हैं, हिंदू के हैं। तो इनके रहने से जो वॉइस मिल रहा है, जो आवाज़ मिल रहा है हिंदुओं के इश्यूज़ को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत उसका महत्व है। क्योंकि आज तक कोई बोल नहीं रहा था उसके बारे में, बहुत अत्याचार चल रहे थे, लेकिन उसका ग्लोबल स्तर पर जो है वॉइस अभी उनको मिल रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा हिंदुओं के लिए, उनके सेफ्टी के लिए और वहाँ पे जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। और आपको लगता है वो प्रो हिंदू, प्रो इंडियन स्टैंड रखेंगे 4 साल में? या जो यहाँ पर देखिए, एक बात तो तय है कि अमेरिका में जिस सेंटिमेंट को उन्होंने कैप्चर किया है, वो सेंटिमेंट है कि हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, हमारे घर, हमारा जो ग्रेटनेस था वो अन्य देशों के लोगों के हाथों में जा रहा है। ये बेसिक सेंटिमेंट है जिसको कैप्चर किया है। अब इस बार सेकंड कार्यकाल में जब इस सेंटिमेंट को और भी उन्होंने उफान पर चढ़ाया, क्या वो कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे वो लोगों को खुश करने के लिए अन्य देशों के नागरिकों को थोड़ा सा मतलब सख्ती बरतें? नहीं, बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारा उम्मीद और भरोसा ये है कि जो क्रिटिकल मामले हैं, मुद्दे हैं हेल्थ केयर के, एजुकेशन के, इनोवेशन के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, इनमें नया स्पिरिट आएगा, नया जोश आएगा। तो इसी के माध्यम से जो भारत के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन आएगा, उसमें ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली वो जो है संबंध बढ़ेंगे। नीतियों के नजरिए से देखें तो कई बातें ऐसी हैं जो उनके पक्ष में जाती हैं, तो कई बातें ऐसी हैं जो कई बार कटघरे में वो खड़ा होते हैं। सुशांत जी, आपका रुख एक बार मैं जानना चाहूंगी। आपने दोनों की बात सुनी है, सुशांत जी। नहीं, देखिए, दोनों ने जो बात की वो अपनी जगह ठीक है और उसमें मेरे को नहीं लगता कोई आपत्ति हो सकती है। लेकिन इससे पहले पूर्णिमा जी ने एक बात की थी और मेरे ख्याल उसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अमेरिकी पॉलिटिक्स में जो क्रिश्चियन राइट विंग इवेंजलिकल ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो बाइबल बेल्ट के लोग हैं, उनका एक बड़ा अमल दखल है और वो एक बहुत बड़ा कोर सपोर्ट बेस है ट्रम्प साहब का, ठीक है ना। तो ये उनका भी एक काफी प्रेशर पड़ेगा भारत के ऊपर कि भारत में जो उनको एक खुली छूट मिले यहाँ पर अपना प्रचार करने की, जिस पर काफी हद तक यहाँ पर रोक लगाई गई है। तो एक वो पिछले टर्म में भी उनके ये एक प्रेशर पॉइंट था, इस बार दोबारा हो सकता है कि ये प्रेशर पॉइंट आए, पहली बात। दूसरी चीज ये कि देखिए, हम लोग बार बार कैश पटेल और तुलसी गाबार्ड और बाकी सबकी बात करते हैं, ठीक है, वो भारत के प्रति उनका एक जो रवैया है वो बहुत अच्छा है, वो एक मित्रता का रवैया है। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ट्रम्प साहब के, उनका भी
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं उनका भी, तमाम लोगों का, ये मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल। लेकिन हमको एक चीज नहीं भूलनी चाहिए अंजना, ये लोग अल्टीमेटली अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, ये अमेरिका में भारत के प्रतिनिधि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन आज तक पर लगातार कवरेज मेरे साथ जरूर देखते रहिए वॉशिंगटन डीसी से, क्योंकि ट्रंप आज ले रहे हैं शपथ। ट्रंप का इनॉग्रेशन, यानी विश्व की नजर जिस घटना पर है उसके क्या मायने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर, इस पर लगातार कवरेज हम दिखाते रहेंगे।